अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। तो उसमें हमने लास्ट टाइम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो आगे अब हम आज लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि बोहर्स ने अब एटॉमिक मॉडल कैसे दिया, वो सारा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास बोहर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री है कि इसका जो पूरा नाम था वो था नील बोहर, और ये एक डैनिश फिजिस्ट था। स्टडीड इन रदरफोर्ड लेबॉर्ट्री सिंस 1940। इसने रदरफोर्ड की लेबॉर्ट्री में पढ़ा था और उसने रदरफोर्ड के ही एक्सपेरिमेंट को आगे एक्सप्लेन किया, उसको आगे सारे उसके जो ड्रॉबैक्स वगैरह थे उसको फिलअप किया। और इसने क्या किया था, ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड प्रेजेंटेड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। कि इसने हाइड्रोजन एटम का एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम बना के दिया था और बोहर्स एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया। और इसको इस काम पर 1922 में नोबेल प्राइज से क्या किया गया, नवाजा गया था, अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज। ये थी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अबाउट द नील बोहर। अब नील बोहर के बाद हमारे पास अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करते हैं। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमारे पास क्या है कि इन 1930 बोहर्स प्रेजेंटेड एटॉमिक मॉडल बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। कि बोहर्स ने क्या किया, एक मॉडल पेश किया एटॉमिक मॉडल, जो कि किसके ऊपर बेस कर रहा था, क्वांटम थ्योरी पर। किस पर बेस कर रहा था, क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी क्या है, क्वांटम थ्योरी को देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था प्लैंक्स। तो हम इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का भी नाम दे सकते हैं। तो अब क्वांटम की थ्योरी है क्या थी, बेसिकली इसका स्टेट क्या थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, लाइट कंटेन्स स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स विच आर क्वांटाइज्ड। कि लाइट क्या करती है, अपने पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी रखती है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, फोटॉन्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, फोटॉन्स का नाम देते हैं। विच आर क्वांटाइज्ड, जो कि क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि वो एक ही जगह पर एक ही फिक्स्ड अपनी एनर्जी लेवल पे रहते हैं, उनका एनर्जी लेवल चेंज नहीं होता। तो एक जैसी एनर्जी रखने वाले वो जो हमारे पास फोटॉन्स होंगे वो क्या क्वांटम थ्योरी है। तो क्वांटम थ्योरी में बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या किया था, बोहर्स ने उसी क्वांटम थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए अपना मॉडल एटॉमिक मॉडल को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक क्या है कि इसके मुताबिक क्या था, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। कि अब क्योंकि कहा गया था कि एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये तो पहले से पता है कि न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है एटम के, और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं। तो नील बोहर के उसके बाद नील बोहर के मुताबिक फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या हुआ कि उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, एटम के इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ना तो वो रिवॉल्व करते हुए एनर्जी एमिट कर रहे हैं, ना ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दोनों ही काम नहीं कर रहे, ना एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी और ना ही एमिट हो रही है। कि बस वो सिर्फ रिवॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब एनर्जी जो है ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज इट रिवॉल्व्स इन एनर्जी लेवल्स। के क्वांटाइज का मतलब मैंने पहले भी बता दिया कि वो अपने ऑर्बिट में, कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। कि वो एक ही जगह पर अपने आप को क्या करवाई जाएंगे, मूव करवाई जाएंगे, और क्वांटाइज्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्वांटाइज्ड। यानी कि इसके बारे में क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक बात उसने ये की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते वक्त ना एनर्जी एमिट कर रहे हैं, ना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जो एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब क्या, एज इट रिवॉल्व्स इन एनर्जी लेवल्स। कि वो अपने एनर्जी लेवल्स में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। कि ऐसी जगह पर जहां पर उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इस जगह ऐसी जगह पर वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी कि अपने ऑर्बिट के अंदर रहकर ही वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था बोहर्स एटॉमिक के मॉडल के बारे में। अब इसके कुछ पास्टुलेट्स हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो बोहर्स ने बताए हमें। वो क्या क्या बताया एटॉमिक मॉडल के मुताबिक। तो पहला जो पॉइंट हमें बताया गया कि क्योंकि इसने काम किस पे किया था, हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था। तो हाइड्रोजन एटम जो वो कह रहे हैं कंसिस्ट करता है टाइनी न्यूक्लियस पर, जैसे यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, टाइनी न्यूक्लियस पाया जाता है। और एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड न्यूक्लियस। और ये जो आपके पास यहाँ पर ब्लू कलर में नजर है, दैट इज द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, एंड यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। अब हर एनर्जी की हर ऑर्बिट जो है, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर, न्यूक्लियस जो होता है, तो न्यूक्लियस के एटम के गिर्द जो येलो कलर का आपको नजर है, दैट इज द ऑर्बिट।
तो इलेक्ट्रॉन ने अपने इसी ऑर्बिट के गिर्द क्या करना है, मूव करते रहना है, रिवॉल्व करना है। तो ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। अब अगर ये तो आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर तो एटॉमिक नंबर ही एक होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एक ही हुए। लेकिन अगर हम दूसरे एलिमेंट्स या एटम्स ले लेते हैं, जैसे फ्लोरीन का एटम ले लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में से कोई एटम ले लेते हैं, तो उसके बारे में जब बात करेंगे तो उनके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वगैरह क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो इसका मतलब उनके अंदर ऑर्बिट्स भी कितने होंगे, एक ही होंगे। तो अब जब वो बात कर रहे थे, दूसरा पोस्टुलेट क्या बताया, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, कि अगर एक है या एक से ज्यादा है, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। थर्ड पॉइंट हमारे पास जो नील बोहर ने बताया, जो नील बोहर का पोस्टुलेट है वो क्या है, जैसे जैसे जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रहते हैं, ना वो अपनी एनर्जी गेन करते हैं ना वो लॉस करते हैं, कि जब तक वो अपने एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं तब तक वो ना एनर्जी रिलीज करेंगे ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन एनर्जी गेन और लॉस कब करेंगे, कि जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, कि इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या कर जाए, जंप कर जाए। जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जंप करेगा तो जंप करने के बाद यानी कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, या अब इसने क्या किया, एनर्जी गेन भी कर सकता है या फिर लॉस भी कर सकता है। तो ये बात याद रखनी इसके पोस्टुलेट में, कि तब तक वो एनर्जी, जब तक वो फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक ही ऑर्बिट में है, तब तक वो अपनी एनर्जी ना गेन करेंगे ना लॉस करेंगे। लेकिन अपनी एनर्जी गेन और लॉस वो कब करेंगे, जब वो जंप करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, कि एक ऑर्बिट से वो दूसरे ऑर्बिट में क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो फिर वो अपनी एनर्जी को गेन और लॉस करेंगे। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हमारे पास अब गेन और लॉस के ऊपर ही लेते हैं। कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले ऑर्बिट की तरफ जाते हैं, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि पीछे डायग्राम में अगर देखें तो पीछे डायग्राम में अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हाँ ये हमारे पास लोअर ऑर्बिट, ये हमारे पास हायर ऑर्बिट, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते तो इन्होंने एनर्जी क्या करनी थी, एब्जॉर्ब करनी थी। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन जंप करते फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, क्या वो मूव करना शुरू कर देते हायर टू लोअर ऑर्बिट, ऊपर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ चले जाते, तो फिर एनर्जी क्या होनी थी, फिर एनर्जी रिलीज होनी थी, एमिट करनी थी इन्होंने एनर्जी। तो ये बात याद रखनी है कि जैसे ही जंप करेंगे लोअर टू हायर ऑर्बिट, यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले ऑर्बिट के पास जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जैसे ही वो जंप करेंगे ऊपर वाले से नीचे वाले ऑर्बिट की तरफ, तो एनर्जी क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो उसके बाद कह रहे हैं दिस चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय प्लैंक्स इक्वेशन। अब ये एनर्जी के जो चेंज आ रहा है, क्योंकि एनर्जी चेंज ही हो रही है ना, क्या जब लोअर टू हायर मूव कर रहा है और हायर टू लोअर मूव कर रहा है तो एनर्जी चेंज हो रही है, एक तरफ ऑब्जॉर्ब हो रही है एक तरफ एमिट हो रही है। तो ये जो एनर्जी चेंज आ रहा है इसको हम डेल्टा ई से शो करते हैं, एनर्जी चेंज को डेल्टा ई से शो करवाया जाता है। और ये किसकी इक्वेशन है, प्लैंक्स इक्वेशन है। तो प्लैंक्स इक्वेशन के मुताबिक डेल्टा ई किसके बराबर है, E2 माइनस E1। E2 यानी कि जो एनर्जी फाइनल एनर्जी, और E1 जो हमारे पास इनिशियल शुरू में जो एनर्जी थी, वो इज इक्वल टू HV। वो किसके बराबर होती है, HV के बराबर होती है। यानी कि जो एनर्जी उन्होंने इमिट की, जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की, वो बराबर किसके है, HV के। अब यहाँ पर जो H है, H को हम नाम देते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का। किस चीज का नाम देते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की, वो होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड। हमारे पास H क्या है, हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये हमेशा सेम रहेगी। और H की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, वो दी हुई है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और इसके साथ जो V है, V इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्योंकि इसने जितना भी काम किया वो फोटोन के ऊपर, यानी कि फोटोन बेसिकली क्या, लाइट है, लाइट एनर्जी के ऊपर जितना भी किया गया काम किया किसने, बोर्स ने। क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी किसके ऊपर थी, फोटोन के ऊपर, लाइट के ऊपर थी। तो इसने भी जितना काम किया वो भी लाइट के ऊपर किया, तो जिसकी वजह से हमारे पास इसकी प्लैंक्स इक्वेशन जो बनेगी वो HV, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड V इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो उसके साथ उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ। तो ये हमारे पास पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन्स कैन इवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है
वो अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम में। यानी कि अब एंगुलर मोमेंटम जो हम फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। अब हमारे पास एन एच ओवर 2 पाई, एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है वो क्या है हमारे पास एन है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमारे पास क्या है एन है। तो जो सा नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा वही उसका नंबर ऑफ एन, उसकी जगह पे हम वो नंबर को लिखा, एन की जगह पर हम वो ऑर्बिट का नंबर ऐड कर देंगे। जैसे डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, ये अगर फर्स्ट शेल है तो उसको n1 कह रहे हैं, सेकंड वाले को n2, थर्ड वाले को n3, फोर्थ वाले को n4। यानी कि ऑर्बिट्स के मुताबिक आप उसको क्या करोगे, n की वैल्यू को फाइंड कर दोगे। तो आप किसी भी वैल्यू को अगर पुट करके देखना चाहो कि किसी भी आप कहते हो कि आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है कि एक एटम है आपके पास, उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करके दो उसके सेकंड ऑर्बिट की, तो n इज इक्वल टू 2 हमारे पास हो गया। तो अगर हम आप इसको फाइंड करना चाहें तो हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम के सेकंड ऑर्बिट का फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मैंने, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपको क्या बताई है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने का फार्मूला है। अब एंगुलर एन हमारे पास क्या, मैंने बोल दिया नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो मैंने कहा सेकंड ऑर्बिट की हमने फाइंड करनी है। तो एन तो हमारे पास हो गया, एन हमारे पास क्या आ गया, n2 आ जाएगा। लेकिन अब हमने एच की वैल्यू भी हमें पता है कि एच क्या था हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट था। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और 2 और पाई की वैल्यू मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है मैथ क्लास में, पाई क्या होता है 3.14 के बराबर। तो अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो फाइंड कैसे करेंगे, तो अब इसको मैं फाइंड करके दिखाता हूं। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन हमारे पास कौन सा था, मैंने सेकंड ऑर्बिट यूज किया था, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। एच हमारे पास कितना है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास किसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट का। किसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट का। तो सेकंड ऑर्बिट का मैं ऐसी तरीके से, अगर आप इस वैल्यू में अंदर अगर आप थर्ड का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हो तो एन की वैल्यू में आप 3 लिख दोगे। अगर 4 का एंगुलर मोमेंटम करना है तो आपको यहाँ पर 4 लिख दोगे। तो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम अगर फाइंड करना, बाकी क्योंकि आपको सारी वैल्यूज एंगुलर मोमेंटम में दी हुई हैं, क्योंकि एच की वैल्यू एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो भी वैल्यू में बताया गई है कि वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 ही रहेगी। पाई की वैल्यू 3.14 है तो 3.14 ही रहेगी। 2 उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आज अगर हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिट के नंबर को, यानी कि एन को चेंज करना पड़ेगा। वो जोन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट का हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम चाहते हैं 4 का एंगुलर मोमेंटम तो हम एन की जगह पर 4 लिख देंगे। अगर हम चाहते हैं 3 का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना तो हम एन की जगह 3 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास तरीका है किसी भी एटम का एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने का। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वगैरह को फाइंड करने का तरीका। उसके बाद हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन वगैरह, और क्योंकि बेसिकली बोहर्स का एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़े थे, तो बोहर ने बेसिक हमें एटम के बारे में बताया कि एटम जो रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स आ रहे थे उसका थोड़ा सा बताना शुरू कर दिया। तो ये हमारे पास क्या था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा कि एक तो वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है क्या, और दूसरे नंबर पे उसके कुछ पोस्टुलेट्स वगैरह को हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबको समझ आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।